स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस पीरियड में एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 में मैट्रिक्स टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15। इफ matrix A is equal to 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0 है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस। अब हमें यहाँ पर देखना है जिसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू a गुणा a लिख सकते हैं। अब इसमें a के मान रख देते हैं 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0 into 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल है, तो ये गुणनफल के अनुरूप हैं, अन्यथा नहीं। तो इस आधार पर ये गुणनफल के अनुरूप हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1। अब एक एलिमेंट बन गया। अब फर्स्ट रो की ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1। अब इसकी ये हो गई है। अब इस रो की इस कॉलम से होगी थर्ड कॉलम से, तो 2 × इस 2 की इस 1 से प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। अब सेकेंड रो की इन तीनों कॉलम से होगी, तो इसकी इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2, 2 × 2, 1 × 2, 3 × 1 प्लस लगाते जाएंगे इनके बीच में। इसकी और इसकी हो गई। अब इसकी और इसकी, तो 2 × 0 1 × 1 प्लस 3 × -1। अब इस रो की इस कॉलम से होगी 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0। अब थर्ड रो की इन कॉलम्स से होगी और तीन एलिमेंट
1 और ये प्राप्त हो जाएंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 0 इंटू 1। अब इससे 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 0 इंटू माइनस 1। अब इसकी थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। इस प्रकार इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए। 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1 2 बन जा 2 प्लस 0 प्लस 0 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 3 2 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 0 2 माइनस 2 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 0 1 माइनस 3 प्लस 0 4 प्लस 1 5 माइनस 1 2 4 एंड 3 7 हो जाएंगे। 4 3 7 और प्लस 2 और है तो ये हो जाएंगे 9 माइनस 2 3 प्लस 2 5 और 2 माइनस 2 0 और ये माइनस 1 और 3 माइनस में से एक घट जाएगा, माइनस 3 है प्लस का 1 है तो माइनस के 2 आ जाएंगे। इस प्रकार ए स्क्वायर का मान हमने ज्ञात कर लिया, जो आया 1 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अब हम जिस व्यंजक की वैल्यू ज्ञात करनी है उसमें ए स्क्वायर ए और आई के मान रख देते हैं। मान आपको वैल्यू ज्ञात करनी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर का मान है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 इंटू ए का मान है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6 और आई मीन्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो, शेष अवयव 0 हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए है, जिस ऑर्डर की है उसी ऑर्डर की हम आई का मान ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक अदिश का मैट्रिक्स से गुणनफल करते हैं तो ऑल टर्म्स को या ऑल एलिमेंट को उस स्केलर का गुणा हो जाता है। तो 5 माइनस 1 इसे हमने ज्यों का त्यों लिख लिया,
0 -1 -2 प्लस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर दिया, ये आ गया 10 0 -5 -10 -5 -15 -5 प्लस 5 एंड 0। इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 0 0 0 6 0 0 0 1। अब हम संगत एलिमेंट्स का योग कर लेते हैं। 5 5 -10 प्लस 6 -1 प्लस 0 प्लस 0 अब 2 -5 0। अब यहाँ पर 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6। अब 5 -50 प्लस 0। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 और -5 0 और -5 और प्लस 0 -1 प्लस 5 प्लस 0 -2 प्लस 0 प्लस 1। 1 की जगह यहाँ पर 6 होंगे क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो 6 यहाँ हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि a² - 5a प्लस 6i का मान होगा। तो अब इसको ये 11 हो गए, ये प्लस ये -10 है, तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ -1 यहाँ -3 ये यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ पर -10 और ये यहाँ -5 और ये यहाँ +4 और ये यहाँ 4। इस प्रकार इसका मान हमें ज्ञात हो गया, जो कि आपका मान आ गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, इसलिए इसको स्वयं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, यदि a is equal to 0 tan α/2 -ia और ये tan α/2 और 0 है, तथा I कोटि 2 का 1 तत्समक आव्यूह है,
तो सिद्ध कीजिए कि I plus A is equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें इतने बराबर इतने सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं और इसको हल करते हैं RHS को, तो इसके बराबर आ जाता है। देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले हमें A मैट्रिक्स दी हुई है इतनी, तो इसमें हम मान लेते हैं साइन अल्फा और कास अल्फा जो मैट्रिक्स सिद्ध करने वाले में है, तो कास अल्फा और साइन अल्फा का सूत्र हम इसके रूप में लगा लेते हैं। इस प्रकार साइन अल्फा बाई अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कास अल्फा का भी सूत्र tan के रूप में लगाते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसमें I माइनस A, इसमें मान है 1 0 0 1, I2 है मतलब I2 बाई 2p है और माइनस A का मान है यहाँ पर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं, पुट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू x हमने मान लिया। इस प्रकार साइन अल्फा का मान भी हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर और कास अल्फा का मान भी हो जाएगा कास अल्फा का मान 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है। ये मान हो गया है आपका। अब इसमें मान रख लेते हैं कि ये मान आ गया है 1 0 0 1 माइनस 0 x ये माइनस का x है, ये यहाँ 0 है। अब इसको हम हल कर लेते हैं कि I माइनस A आपका I माइनस A ये आ जाता है 1 में से 0 घटेगा 1 आएगा, ये 0 में से माइनस x जाएगा और प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 माइनस x हो जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा। इस तरह से I माइनस A का मान हमारा 1x और माइनस ये लिख जाता है आपका कि मान हो गया है I, ये मान प्राप्त हो गया है आपका। अब हमें RHS लेकर हल करना है कि RHS क्या है। RHS है RHS चाहे ले लिए, चाहे पहले LHS को हल कर लेते हैं। LHS ये है I प्लस A इज इक्वल टू 1 0 0 1 और प्लस A का मान दिया हुआ है, A आपका A का मान है 0 माइनस tan
α/2 और tan α/2 0। ये मान आपका है, इसको हल कर लेते हैं तो LHS कितना आता है, ये आ जाएगा 1 + 0, 1 आ गया और 0 प्लस तो माइनस tan α/2 आ गया और ये 0 में ये जुड़ेगा तो tan α/2 आएगा और 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये आपके LHS का मान प्राप्त हो गया। अब RHS को हल करते हैं। क्या आता है RHS इज इक्वल टू I माइनस A इंटू RHS दिया हुआ है आपका cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये दिया हुआ है साइन अल्फा और ये cos अल्फा दिया हुआ है। अब इसके मान रख लिया हमने, इसका मान आया है I माइनस A का 1 x माइनस x और 1 और इसका मान हमने cos अल्फा का मान रख दिया 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² और यहाँ भी मान रख दिया 2x अपान 1 प्लस x²। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे हम साइन अल्फा का मान 2x अपान 1 प्लस x², यहाँ मान रख देंगे 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इससे और इसकी फिर इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, ये वही मान आएगा जो LHS में आया हुआ है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, कहने का मतलब इसको हल करने का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 इंटू दिस 1 इंटू 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² और इसकी इससे प्लस x इंटू 2x अपान 1 प्लस x² और ये एक एलिमेंट इसकी इससे गुणा करने पर प्राप्त हो गया। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 इंटू माइनस 2x अपान 1 प्लस x² प्लस इसकी अब इससे करेंगे तो x इंटू 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² और ये आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x इंटू 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² प्लस अब इसकी इससे 2x 1 इंटू 2x अपान 1 प्लस x²। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चाहे माइनस x माइनस 2x अपान 1 प्लस x² प्लस अब इस 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² प्लस 2x² अपान 1 प्लस x²। अब ये आया है माइनस 2x अपान 1 प्लस x² प्लस x माइनस x³ अपान 1 प्लस x²। अब इसकी इससे माइनस x माइनस माइनस प्लस x³ अपान 1 प्लस x² प्लस 2x अपान 1 प्लस x²। अब इसकी इससे माइनस माइनस प्लस 2x² अपान 1 प्लस x²
प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट और नेक्स्ट टर्म को हल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ एलसीएम इक्वल है इसलिए ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर ये एलसीएम इक्वल है तो 2x में से माइनस को प्लस का x घट जाएगा क्योंकि माइनस के 2x है, प्लस का 1x है तो माइनस का x बचा और यह माइनस एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम ये भी एलसीएम इक्वल है 2x में से 1x घट जाएगा, x का प्लस का बचेगा प्लस एक्स क्यूब आएगा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी टाइप से यहाँ 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा और ये 1 है और यहाँ घट जाएगा तो x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हल होके इतना आ गया है। आप देखिए ये इसमें कुछ इक्वल है, कुछ कॉमन लेने पड़ेंगे एलिमेंट से। ये सेम है इसलिए इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, इससे इसमें माइनस x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इसके इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी टाइप से इसमें x कॉमन ले लेंगे और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी इसके सेम टाइप है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे सेम टाइप है तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये मैट्रिक्स आ गई है 1 माइनस x 1। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं तो ये 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और इंटू 1। ये आपका RHS है तो LHS था तो LHS बराबर RHS आ गया है जो कि हमें यही सिद्ध करना था कि इतना आना चाहिए। LHS बराबर RHS आना चाहिए तो जो कि आ गया है, सिद्ध हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कितना है। ये आप क्वेश्चन नंबर है 19 और 19वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज खंड ए है 1800 रुपये प्राप्त हो, खंड बी है 2000 रुपये प्राप्त हों। तो पहले हम एक प्रकार के बांड पर मान लिया x रुपये लगाते हैं तो दूसरे बांड पे 30,000 में से x को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है वो लगाएंगे। तो पहले वाले पर 5% और दूसरे वाले बांड पर 7% लगाते हैं, कुल ब्याज आता है 18,000 रुपये। तो खंड एक है, खंड ए जिसमें दिया है, खंड ए में तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। माना प्रथम प्रकार के बांड
पर x रुपए लगाए। तो दूसरे प्रकार के बॉन्ड पर 30,000 माइनस x रुपए लगाए। तो दूसरे पे, क्योंकि दोनों पे मिला करके 30,000 रुपए बॉन्ड पर लगाए जाते हैं, तो अब इसमें एक खंड दिया हुआ है कि 1800 रुपए ब्याज मिलता है। तो इसमें मैट्रिक्स के रूप में पहले हम जो बॉन्ड की धनराशि है उसको लिख लेते हैं। ये हमने बॉन्ड की राशि लिख ली, 2 लगाए थे, और पहले प्रकार पर 5% ब्याज मिलता है, दूसरे प्रकार पर 7% ब्याज मिलता है। कुल मिलाकर के इस बॉन्ड पर इस राशि से, इस बॉन्ड पर इस राशि से आपको 1800 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 1800 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसे कर लेंगे, x इंटू 5%, और इससे 30,000 माइनस x का 7% बराबर 1800 रुपये बन जाते हैं। और अब ये मैट्रिक्स को हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। तो ये 5% का मतलब है 5x/100, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया, और यहाँ 7 या 21/100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट में 7x/100 माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो 2 बचेंगे। 2x/100 इज इक्वल टू 1800 माइनस 21/100। अब ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये यहाँ से बच जाएंगे, 2100 में से 1800 गए 300, और यहाँ माइनस के ये बचेंगे 2x/100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब 100 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 300 इंटू 100, 3 के आगे 4 जीरो, ये यहाँ x/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए 1/5। अर्थात प्रथम प्रकार के बॉन्ड पर 15,000 रुपये लगाए। प्रथम प्रकार के बॉन्ड पर 15,000 रुपये, और दूसरे प्रकार का बॉन्ड है 30,000 माइनस x, तो इसमें भी 30,000 माइनस 15,000, तो ये 15,000 ही बचेगा। इस प्रकार प्रथम प्रकार के बॉन्ड पर 15,000 रुपये और दूसरे प्रकार के बॉन्ड पर भी 15,000 रुपये लगाए जाएं, तो उन्हें 1800 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 है।
20 को देखते हैं। 20 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें क्वेश्चन लिखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि जो पुस्तकों की संख्या है वो दर्जन में है और मूल्य जो है वो प्रति पुस्तक है। तो दर्जन को पहले हम प्रति पुस्तकों के रूप में नग के रूप में बदल लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, माना हमने मैट्रिक्स के रूप में पुस्तकों को बना लिया अर्थात लिख लिया और दर्जन से नग के रूप में बदल लेते हैं। 10 गुणा 12 पहले हमने नग के रूप में बदल लिया। अब इसमें पुस्तकें पहले थी 10 थी रसायन विज्ञान की और 8 है भौतिक विज्ञान की, तो 8 × 12। अब इसमें 8 के बाद भौतिक विज्ञान की 10 है, तो इसको भी 10 गुणा 12 बना लेते हैं। ये मैट्रिक्स हो गई है आपकी, जिसको हम 120 पुस्तक 96 और ये 120 पुस्तकें हो गई भौतिक की, ये रसायन की और ये बीच में है नहीं 10 दर्जन रसायन की, 8 दर्जन भौतिक की और ये जो है आपकी 10 दर्जन अर्थशास्त्र की। बाद में ये अर्थशास्त्र है। अब इसमें हमने मूल्य लिख दिया प्रति पुस्तक, जे इसको भी मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया 80, 60 और इसका मूल्य दिया हुआ है 40 रुपये। अब बीज गणित के भौतिक मैट्रिक्स के प्रयोग के आधार पर इसका कुल मूल्य कितना होगा, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। A × B से कुल मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ पर इसको 120, 96, 120 इंटू 80, 60 and 30, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 30 रुपीज़। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 120 इंटू प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर ली आपकी इससे। अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए, चूँकि एक एलिमेंट है इसलिए हमने मैट्रिक्स को हमने रिमूव कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म को। अब ये 12 8 96 96 00 प्लस 0 6 6 36 33 54 7 3 ऐड हो गए प्लस 48 00। अब इसे हम ऐड कर लेंगे 0 0 0 0 6 6 8 7 15 21 2 6 11 11 और 9 20। इतना रुपए की पुस्तकें मिलेगी, जो कि इतना रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए निर्देश है। 21 और 22 के लिए निर्देश दिया हुआ है कि मान
लीजिए कि x y z w एंड p क्रमशः 2/n 3/k 2/p n/3 and p/k कोटियों के अवयवों हैं। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 एंड 22 में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर को चुनना है कि कितना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा। पहला पार्ट है k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n और b खंड है k स्वेच्छ हैं, p बराबर 2 और c खंड है p स्वेच्छ है k बराबर 3, d k इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इनके आर्डर को लिख लेते हैं, जिससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि x मैट्रिक्स का आर्डर है 2/n। x मैट्रिक्स का आर्डर है 2/n। इसमें x पहले है तो इसका पहले दिया हुआ है, x का 2/n है और y का दिया है 3। ये 3/k है इसका आर्डर और z का है आर्डर दिया है z वाले का 2/p है और w का आर्डर है aij n/3 और p मैट्रिक्स का आर्डर है, जिसे कोटि कहते हैं, p/k। इस प्रकार हमने सब मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 21 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 21 इसी पर आधारित है p बाई प्लस w बाई, ये इस दोनों मैट्रिक्स के गुणनफल का योगफल परिभाषित होने के लिए के परिभाषित होने के लिए n k
एंड P पर क्या प्रतिबंध होगा, क्या प्रतिबंध होगा। पहला खंड है, इसमें एक खंड दिया है K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू N, और B खंड दिया है K स्वेच्छ मतलब इच्छा अनुसार स्वेच्छ है, और P इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 2, C खंड है P स्वेच्छ और K इज इक्वल टू 3, और D खंड है K इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 3। तो इसमें हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को देखते हैं कि P बाई प्लस W बाई, इनमें ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को इसमें कॉमन ले लेते हैं। अब इस प्रकार ये मैट्रिक्स योगफल के अनुरूप तभी होंगे जब इनके ऑर्डर समान हों। P और W मैट्रिक्स की ऑर्डर समान होंगी, कोटियां समान होंगी, तभी ये योगफल के अनुरूप होंगे। अब हम इसमें देखते हैं जो हमने लिखे हैं कि P और W, इसमें ये कोटियां समान होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये समान होने के लिए K बराबर 3 हो और P बराबर N हो, तभी ये योगफल के अनुरूप होंगे। तो इसके आपके ये देख लेते हैं कि P बराबर N, P बराबर N और K बराबर 3 कौन से विकल्प में हैं। तो ये विकल्प A सही है। P तथा W योगफल के अनुरूप होंगे जब इनकी कोटियां समान होंगी। तो विकल्प A सही है। K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू N। इस प्रकार ये विकल्प हमारा पूर्ण होता है। अब 22वां क्वेश्चन है। 22वें में आपके लिए लिखा हुआ है 22वां क्वेश्चन। 22 में लिखा है यदि N इज इक्वल टू P, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है, तो इसमें विकल्प 22 में है, पहला खंड है ये P बाई 2, B खंड है 2 बाई N, थर्ड खंड है C खंड है N बाई 3 और D खंड है P बाई N। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है इसको आपको ज्ञात करना है। फिर इसको वही देखते हैं, n बराबर P दिया है तो इसके लिए क्या होना चाहिए। इसमें भी इससे अंतर नहीं पड़ता कि ये क्या क्वांटिटी है, अचर है, अदिश है, ये भी अदिश है। ये जब भी जुड़ेंगे दोनों, जब इनकी आपके x मैट्रिक्स और z मैट्रिक्स
में 7 से, इसमें 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से, तभी ये घट सकते हैं जब x और z के ऑर्डर समान हों, x और z के ऑर्डर समान हों। तो इसमें लिखा है कि n बराबर p, n बराबर p, n बराबर p, ये तो बराबर है, तो ये मान 2 होना चाहिए। तो एक आ जाएगा 2/p या 2/n। तो 2/p और 2/n यदि कहीं है तो वो सत्य है, तो ये विकल्प सत्य है। विकल्प सत्य हो गया आपका बी, कि पहले 2 ऑर्डर रहेगा और 2 कोटियों की, तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या n या p, n बराबर p है, p भी हो सकता, m भी हो सकता। चूंकि इस विकल्प में n दिया हुआ है, इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सिलेबस के साथ, जिसमें परिवर्तव्य हो, जिसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, और समेटिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू समेटिक मैट्रिक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तब तक अपना ख्याल रखिए।